वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपने शुरू करने जा रहे हैं थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी। अब डेवलपमेंट बायोलॉजी की जो थ्योरीज़ करते हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पुरानी, जो कि बहुत लंबे समय तक, लगभग एक सदी तक जो है, अरस्तु काल से लेकर काफ़ी लंबे टाइम तक जो चलती रही थी, वो थ्योरी अपने डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो थ्योरी थी, जो थ्योरी आई, वो थ्योरी आई थ्योरी ऑफ प्रीफॉर्मेशन या प्रीफॉर्मेशन थ्योरी, या इसको प्रीफॉर्मेशनिज्म के नाम से जाना जाता है। ये प्रीफॉर्मेशनिज्म जो है उसके अंदर ये था कि बहुत सारे साइंटिस्टों ने लंबे समय तक जो है अंडों का अध्ययन किया। अंडों का अध्ययन किया, उनका काटा जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट और लचीले थे और इतनी कोई तकनीक विकसित नहीं हुई थी कि अंडों को जो है पहले काट के उनके सेक्शन वगैरह काट के उनको देखा जाए। तो ये जो है प्रीफॉर्मेशन थ्योरी जो है वो दी गई और इस पे जो है काफ़ी लंबे समय तक लोगों के मत रहे, लेकिन बाद में इसका भी खंडन हुआ और उसके बाद दूसरी थ्योरी दी गई। तो आज अपने डिस्कस करते हैं प्रीफॉर्मेशन थ्योरी के बारे में। प्रीफॉर्मेशन थ्योरी में क्या है कि लंबे समय तक ये धारणा रही कि भ्रूण के अंदर जो वयस्क प्राणी होता है, एनिमल जो होता है, उसका जो शरीर होता है या उसके जो अंग तंत्र होते हैं वो सूक्ष्म रूप से बहुत पहले से उसके अंदर ही विकसित होते हैं, जो कि बाद में बड़े होकर ग्रोथ कर लेते हैं और एक वयस्क एनिमल बना देते हैं। ऐसा जो मानना था, जो कि एक छोटा सा जो पहले से ही अंग तंत्र और छोटा सा जो एनिमल है उसमें ओवम में जो या स्पर्म के अंदर जो है पहले से व्यवस्थित होता है, उस छोटे से जो भ्रूण के अंदर जो छोटा सा अंग तंत्र लिए हुए जो छोटा सा एनिमल पाया जाता था, जिसका ऐसा मत था, उसको कहते थे एनिमलक्यूलिस्ट। जो एनिमलक्यूलिस्ट है उनको कईयों ने ह्यूमनक्यूलस भी नाम दिया, या कई जो है साइंटिस्ट उसको लिटिल मैन भी कहते थे, कि वो ये कहते थे कि ये ह्यूमनक्यूलस या लिटिल मैन या एनिमलक्यूलिस्ट जो है वो पहले से ओवम के अंदर या स्पर्म के अंदर विद्यमान होता है। वो फर्टिलाइजेशन के बाद ग्रोथ करता है, बड़ा हो जाता है और फिर एक वयस्क एनिमल बन जाता है। ये थी प्रीफॉर्मेशन थ्योरी कि किसी भी ओवम या स्पर्म के अंदर बहुत पहले से एक छोटा सा एनिमल जो है व्यवस्थित होता है और वो बाद में बड़ा हो जाता है, और उसको जो है अपने पूरी थ्योरी को नाम दिया था प्रीफॉर्मेशन थ्योरी। अब यहाँ पर साइंटिस्टों के दो मत थे। कुछ साइंटिस्ट ऐसे मानते थे कि इनके अंदर जब अपने देखे कि जो छोटा सा ह्यूमनक्यूलस या एनिमलक्यूलिस्ट जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, ओवम के अंदर पाया जाता है। कुछ साइंटिस्ट ये मानते थे ओवम के अंदर पाया जाता है, और जो साइंटिस्ट ये मानते थे कि ओवम के अंदर ये छोटा सा ह्यूमनक्यूलस पाया जाता है, उन साइंटिस्टों को नाम दिया ओवलिस्ट या ओविस्ट कहते थे। और कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जैसे कि हैम, ल्यूवेनहॉक आदि साइंटिस्टों ने जो बाद में विचार प्रस्तुत किए, तो उन्होंने कहा कि भी ऐसा नहीं होता, ये जो ह्यूमनक्यूलस होता है वो स्पर्म के हेड पार्ट के अंदर पाया जाता है। तो उन जो साइंटिस्ट इस मत में विश्वास रखते थे कि स्पर्म में पाया जाता है एनिमलक्यूलिस, उनको स्पर्मिस्ट नाम दिया। ठीक है, तो ये थ्योरी जो है काफ़ी लंबे समय तक, बहुत समय तक चलती रही। और बाद में आए एक साइंटिस्ट, देखो ओविस्ट के अंदर जो साइंटिस्ट थे उनके अंदर जेन स्वेमरडैम और मेलपिगी, बॉनेट आदि बहुत ही बड़े साइंटिस्टों का जो है यही मानना था। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आए और उनका नाम था कार्ल वॉन। और कार्ल वॉन जो थे, उन्होंने, जिनको पूरे नाम जो है कार्ल वॉन बेयर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इसका खंडन किया और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए
और इनके अंदर जो है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो प्रचलित एक्सपेरिमेंट थे वो सेंट हिलेरी के थे। सेंट हिलेरी ने क्या है, उन्होंने दिया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि पहले से ह्यूमनकुलस जो है ओवम या स्पर्म के अंदर पाया जाता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया। प्रूव कैसे किया? उन्होंने बहुत सारे जो है एग्स लिए मुर्गी के, जो निषेचित अंडे जो है उनको मोम से और वार्निश से जो है लेप कर दिया और फिर देखा कि उनके अंदर जो है चूजा जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ। कुछ को जो है पिन से, गर्म पिन से छू के और किसी को हिलाकर, और जैसे रेप्टाइल्स के एग्स को हिलाकर, और उन्होंने जो है प्रेजेंट किया कि कुछ एनिमल ऐसे थे जिनके पूरे ऑर्गन नहीं बने। तो उन्होंने कहा भी अगर पूर्ण रूप से एनिमल पहले से तो ऑर्गन बने क्यों नहीं, ये आधे एनिमल क्यों विकसित हुए? तो उन्होंने जो है इसका खंडन किया। उसके बाद में जो है दूसरी थ्योरी जो है वो बेयर और उसका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, बेयर की थ्योरी के नाम से जाना जाता है। बेयर ने कुछ पॉइंट दिए थे, लेकिन बेयर के वो थ्योरी के पॉइंट बताने से पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा एक छोटी सी जो है इसी चीज़ से जुड़ी हुई जो है स्टोरी। इसमें क्या है कि बेयर के सिद्धांत के अंदर क्या हुआ कि कार्ल वॉन बेयर, हर्नस्ट बॉलवेयर की जब अपने बात करते हैं तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जो किए थे वो एक्सपेरिमेंट 1792 से लेकर 1876 तक जो है, मतलब बहुत लंबे समय तक बहुत ही उल्लेखित रहे थे। लोगों ने इनको बड़े ही चाव से पढ़ा, बहुत ही जो है इसके बारे में सुना। और इनके अगर अपने बात करें तो इन्होंने 3 जो है बुक 1828 के अंदर पब्लिश की थी, और 3 बुक जो थी, जो शोध प्रबंध थे इनके, पत्र संकलन के नाम से, भाष्य के नाम से, कम्युनेटर इंग्लिश में नाम था, कम्युनेटर मतलब हिंदी में उसको भाष्य कहते हैं, कम्युनेटर के नाम से। और एक जो है इनका था डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एनिमल, जो कि बहुत ही आज तक उसको जो है बहुत चाव से और बहुत ही नॉलेजफुल बुक जो है जिसको आज तक पढ़ा जाता है। और मेरे को भी इस बुक को पढ़ने का सौभाग्य मिला था, किसी के पास कुछ टूटे फूटे पेज मिले थे, उनको पढ़ा था। तो इसमें क्या था, उन्होंने दिया कि इन 3 पुस्तकों में उन्होंने पूरा जो है जनन स्तर का सिद्धांत जो है वो पूरा उसके अंदर एक्सप्लेन किया था। उन्होंने बताया कि किसी भी जीव का शरीर जो है 2 या 3 जनन स्तर से जो है विकसित होते हैं। ये 3 जनन स्तर जो है, सबसे पहले जो है वैसे रेमेक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 3 जनन स्तर के बारे में बताया था। रॉबर्ट रेमेक नाम था। 1985 के अंदर जो है उन्होंने इसके बारे में जो है वर्णन किया था। और यहाँ पर उन्होंने जो है अपने, अगर बात करें कार्ल वॉन की, तो इनके आने से पहले क्या था, एक लंबे समय तक जो है जिसको कि मेमेलियन जो एग थे, रेप्टाइल्स वगैरह के एग देखे, मेमेलियन एग किसी ने नहीं देखा था। तो ये जो अपने कार्ल वॉन थे, इन्होंने पहली बार जो है मेमेलियन एग के बारे में बताया। और उन्होंने बताया कि जिसको मेमेलियन एग कहा जाता है पहले से, वो मेमेलियन एग नहीं, ग्राफियन पुट्टी है। और ग्राफियन पुट्टी जो है उन्होंने जो है उसके बारे में वर्णन किया, और बहुत जो है इसका डिटेल में वर्णन जो है 1973 के अंदर जो है ग्राफ नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ग्राफियन पुट्टी के बारे में फिर ज़्यादा डिटेल में वर्णन किया। तो उसका ग्राफियन पुट्टी का नाम उन ग्राफ साइंटिस्ट के नाम से जो है ग्राफियन पुट्टी या ग्राफियन फॉलिक्यूल्स के नाम से जो है उसको आगे कर दिया गया। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि सबसे पहले 3 जनन स्तर के बारे में जो है रोमर ने बताया, और सबसे पहले ग्राफियन पुट्टी का जिक्र जो है वो इसने कार्ल वॉन ने किया था, लेकिन ग्राफियन पुट्टी का जो पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो जो है ग्राफ नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया। तो ये सारे काम जब होते गए, तब उसके बाद में क्या हुआ कि जब इनके देखे गए, अपने कार्य देखे गए, जो वॉन बेयर के जो सारे कार्य गए, तो कार्ल वॉन बेयर को जो है अपने फादर ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट बायोलॉजी दिया गया। ध्यान रखना कि अगर डेवलपमेंट बायोलॉजी के फादर पितामह अगर कहा जाए तो अरस्तु को कहते हैं, लेकिन मॉडर्न बायोलॉजी, डेवलपमेंट बायोलॉजी के जो अगर अपनी बात करें तो कार्ल वॉन बेयर को जो है फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी का, मॉडर्न डेवलपमेंट बायोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद अपने देखते हैं कि
बेयर और उसके सिद्धांत में क्या था। बेयर ने जो सिद्धांत दिए वो कुछ 2-3 पॉइंटों के अंदर दिए। बेयर ने कहा कि देखो, सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई छोटा सा एनिमल्क्यूलिस्ट वगैरह कुछ नहीं होता। सिंपल सी बात है, फर्टिलाइजेशन होता है, ओवम और स्पर्म जो है मिलते हैं, उसके बाद जो है परिवर्तन प्रारंभ होता है और एक एम्ब्रियो का जो है डेवलपमेंट होता है। और उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जब होता है तो उस डेवलपमेंट में ये देखने को मिलता है, सबसे पहला पॉइंट उन्होंने दिया कि सामान्य लक्षण पहले प्रकट होते हैं, उसके बाद में थोड़े से विकसित लक्षण प्रकट होते हैं, और उसके लास्ट में जाकर जो बिल्कुल विस्तृत लक्षण होते हैं, जो सबसे ज़्यादा डेवलप होते हैं, वो जो है उसके बाद में जो है विकसित होते हैं। अत्यंत सामान्य लक्षण सबसे पहले, सामान्य से ठीक ठाक लक्षण बाद, उसके बाद में, और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कैरेक्टर लक्षण जो होते हैं वो उसके बाद में जो है प्रकट होते हैं। इस परिवर्तन के दौरान एक ही जाति का भ्रूण जो है दूसरी जाति से धीरे धीरे अलग प्रकार का होता जाता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अलग होता है, क्योंकि शुरू के अंदर भ्रूण के जो है सारी जातियों के एक जैसे भ्रूण से दिखाई देते, जैसे जैसे होता है वो स्पेसिफाई होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि भ्रूण को देखकर पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर इस जाति का है। तो ये सारे पॉइंट जो थे बेयर ने जो है अपने सिद्धांत के अंदर दिए थे। इसके बाद मुलर और हैकल नाम के साइंटिस्ट आए। मुलर और हैकल नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब मुलर और हैकर ने जब ये सारे के सारे जब एक्सपेरिमेंट देखे और सब कुछ दिया, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत पहले से जो अध्ययन किया हुआ था उनका इवोल्यूशन के ऊपर काम था, बहुत लंबा काम उनका इवोल्यूशन पे चला था, और उन्होंने इवोल्यूशन के अंदर देखा कि बहुत लंबे टाइम से जो धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप लक्षण बदलते गए, एक जो है जातिवृत्त विकास हुआ। वो विकास जो है जब एक भ्रूण के अंदर डेवलप होता है तो उसमें देखे गए। तो उन्होंने बड़ी सिंपल सी थ्योरी दे दी, जिसको मुलर और हैकल के नाम से। उन्होंने कहा कि जंतु के विकास, जाति के विकास के दौरान जो परिवर्तन हुए थे वो उनके एम्ब्रियो के विकास के अंदर देखे जाते हैं। यानी उन्होंने सिंपल सा कह दिया कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, 3 शब्दों के अंदर बात समेट दी उन्होंने कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। यानी इस तरह अगर अपने कह सकते हैं कि व्यक्तिवृत्त परिवर्तन जो होता है वो जातिवृत्त परिवर्तन होता है उसका जो है पुनरावृत्ति करता है। यानी व्यक्तिवृत्त परिवर्तन जातिवृत्त परिवर्तन का जो है रिपीटिशन जो है उसके अंदर होती है। तो ये सारे जो है इस थ्योरी के अंदर दिया गया। एक बीच में थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। जब अपने थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस के बारे में पढ़े तो इसमें क्या हुआ कि थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस में सामान्य सी बात आई कि पूर्व रचनावाद बहुत ज़्यादा विकसित था, बहुत ज़्यादा पहले से प्री फॉर्मेशन थ्योरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी। तो उस समय आपने देखते हैं कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है और उसका खंडन हुआ, खंडन होने के बाद खंडन में क्या हुआ कि अंडों और भ्रूणों के सेक्शन जो है पहले काट नहीं सकते थे, बाद में जो है धीरे धीरे उनके सेक्शन कटने लगे, जो है टेक्निक्स थोड़ी ज़्यादा डेवलप होने लगी। सेंट हिलेरी के जो है एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। तब उन्होंने बताया कि कोई भी ओवम जो होता है वो स्वयं परिवर्तित नहीं होता है, जब उसको ओवम फर्टिलाइज करेगा तभी जो है उनको, यानी उस समय तक जो है ओवम जो सामान्य ओवम होता था उसको ही एग कहा जाता था। मतलब अब अगर आप यहाँ बात सुनो तो बहुत ही बड़ी साइंटिफिक बात होती है कि ओवम और एग में अंतर क्या होता है, बता सकते हो? चलो इसको सोचना काफ़ी लंबे समय, कल के लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ओवम और एग क्या होता है, ओवम और एग में अंतर क्या होता है। कोई अपने मतलब अपने जनरल लैंग्वेज में तो ओवम एग बोलते रहते हैं, लेकिन ओवम और एग में अगर आपसे जनरली पूछ लिया जाए कि ओवम और एग क्या अंतर होता है तो आप क्या जवाब दोगे वो मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन अपने इस बात पे चलते हैं कि समस्त जीव जो कि अंडे उत्पन्न करते हैं या अपने ओवम और स्पर्म उत्पन्न करते हैं, उनका विकास सीधा ही नहीं हो पाता है। उसमें पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन निषेचन की प्रक्रिया होती है और उसके बाद में जो है
एक एनिमल डेवलप होता है तो उसमें माता और पिता के दोनों के कैरेक्टर थे, ये सारा जो वर्णन किया गया था ये थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस में किया गया था। चलो आज आप ये थ्योरीज एक बार जैसे मैंने ओरली आपको सुनाई है, उसके बाद में जो है आप इन थ्योरीज़ को पढ़ो थोड़ा सा, और फिर उसके बाद कोई क्वेश्चनिंग हो तो आप मुझसे पूछो, और फिर कल के जो है अपने लेक्चर के अंदर जो है नेक्स्ट आगे जो है स्टेप टू स्टेप अपना नेक्स्ट चलते हैं।